मुझे बताएंगे कि इस केस में गलती है किसकी। दो हस्बैंड वाइफ मेरे पास आए। वाइफ कहती है कि मेरे को सेक्स की इच्छा नहीं होती क्योंकि मेरे हस्बैंड को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, इनका इरेक्शन नहीं होता। ये मेरे पास आते हैं, मुझे गर्म करते हैं पर कुछ होता नहीं, इस कारण से मुझे इनके साथ सेक्स नहीं करना, मुझे सेक्स में इच्छा नहीं है। हस्बैंड कहते हैं कि मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मेरी वाइफ को सेक्स में इच्छा नहीं है। इस कारण से जब भी इनके पास जाता हूँ ये मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करती, ये मेरे को प्रॉपरली उत्तेजित नहीं करती, ये मुझे अपने आप को छूने नहीं देती, तो मुझे सेक्स की इच्छा नहीं हो पाती और मेरा इरेक्शन जल्दी ख़त्म हो जाता है। वाइफ को समझाए या हस्बैंड को समझाए, इस केस में गलती है किसकी, आप कमेंट्स में लिख के हमें बताएं। आप मुझे बताएंगे। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है ना कि सर ये तो इलाज तो मेरा है या मेरे हस्बैंड का है, एज अ फीमेल मेरा क्या रोल है, या आदमी को लगता है मेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का क्या रोल है। आपको किसी को भी, जिसको भी कोई सेक्स की समस्या रहती है, चाहे तो वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या हो जिसमें इरेक्शन ढीला हो जाता है या इरेक्ट हो नहीं पाता है ढंग से, या किसी को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या जिसे शीघ्रपतन भी लोग कहते हैं आम भाषा में, चाहे ये दोनों में से कोई भी समस्या हो, एक फीमेल पार्टनर का, बीवी का, वाइफ का या सेक्स पार्टनर का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मान लीजिए कि एक सिचुएशन होती है कि जहाँ पे आप एज अ फीमेल ये समझ नहीं पाती हैं कि मेरे हस्बैंड को एग्जैक्ट समस्या क्या है। एज अ फीमेल जब आपकी शादी हुई या शादी के कुछ सालों के बाद आपको लगा कि हम सेक्स करने लगते हैं तो इनको सेक्स ये कर नहीं पाते हैं, इनको इरेक्शन नहीं होती है, तो सबसे पहले महिलाओं से गलती क्या होती है, वो ये सोचने लगती हैं कि ये मेरे कारण हो रहा है, मैं इनको सुंदर नहीं लग रही, मैं इनको अट्रैक्टिव नहीं लग रही, तो इसलिए इनका मेरे पास आके मूड ही नहीं होता, इनको इरेक्शन नहीं होती है। और ये चीज़ों से निकलने के लिए वो महिलाएं, फीमेल्स कई बार कोशिश करती हैं, वो अपने आप को थोड़ा मेकअप करेंगे, कुछ पार्लर्स में जाएंगे, अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए भरपूर कोशिश करती हैं, चाहे अपना वेट कम करना है, चाहे कुछ हो, ऐसी चीज़ों की मेहनत करती हैं। और उसके बाद उनको लगता है कि शायद अब चीज़ें बदलेंगी। अब थोड़ा सा हालात बदलने के बाद जब उनको लगा कि नाउ आई लुक बेटर, तो वो कोशिश किया करती हैं कि चलो आज ना मैं अपने कमरे को भी अच्छा सा सजाती हूँ, ये शाम को जब रात को घर पे आएंगे, सोने के लिए जाएंगे, तो मैं कमरे में लाइट सा रोमांटिक म्यूजिक प्ले करूंगी, मैं कमरे में कुछ लाइट सी अच्छी सी फ्रेग्रेंसेस बेड पे या फ्लावर्स की उस रूम में रखूंगी, या परफ्यूम को स्प्रे करूंगी बेडशीट पे या पिलो पे। बहुत कोशिशें छोटी छोटी की जाती हैं और उसके बाद एक कोशिश और आती है कि आज आई विल बी वियरिंग समथिंग सेक्सी, मतलब कुछ शॉर्ट ड्रेस जिसमें मेरी सेक्स अपील और बेहतर नजर आए। ये सारी कोशिशें महिलाओं की, मैं ये नहीं कहता हूँ कि गलत होती हैं, बट ये सारी कोशिशों के बाद होता क्या है कि शुरू में आपने खुद को ब्लेम किया। जब आप खुद पे काम करके अपने आप को बेहतर शेप दे के, अपनी ब्यूटी को, अपनी अपीयरेंस को निखार के जब आप कमरे का माहौल बनाने लगे, रोमांटिक म्यूजिक चलाने लगे, वो सारी चीजें आपके मेल पार्टनर के लिए साइकोलॉजिकल प्रेशर बनने लग जाती हैं। आपके मेल पार्टनर को, आपके हस्बैंड को ये लगने लग जाता है कि यार शी इज एक्सपेक्टिंग और मुझसे तो हो नहीं पाएगा। उनके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत बन जाता है और उससे उनकी परफॉर्मेंस एंग्जाइटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। सो जिनको अगर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो रही थी कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाता, तो वो और जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे, और जिनको इरेक्शन की समस्या आ रही थी उनको इरेक्शन होना और मुश्किल हो जाएगा। आपने चाहा था सब कुछ अच्छा करने के लिए, मगर ये अजीब सा साइकिल घूम पड़ा जिससे सब कुछ गड़बड़ा जाता है। सो अब आपको करना क्या होगा? यदि आपको लगता है कि आपके साथी को इरेक्शन की प्रॉब्लम आती है या इजैकुलेट जल्दी हो जाते हैं जिसकी वजह से वो सेक्स से दूर भागने लग गए हैं, उनको सेक्स से घबराहट होने लगी, या आपसे कटे कटे रहने लगे हैं, बहुत केसेस ऐसे भी होते हैं, आपको सिंपल अपने साथी के साथ आराम से प्यार से बैठ के बात करनी है कि यस मैं समझती हूँ ऐसी कुछ समस्याएं होती हैं, और जैसे आपको कोई समस्या है उसी तरीके मुझे भी तो सेक्स की कोई समस्या हो सकती है ना। सो जब आप अपने साथी से आराम से बैठ के बात करते हैं, उनसे बात करते हुए अगर आप उनको कहते हैं कि लेट्स गो टू अ डॉक्टर, हम इस प्रॉब्लम का हल खुद मिलके, दोनों मिलके ढूंढेंगे, तो आपके जीवन साथी को उसमें कॉन्फिडेंस मिलने लगता है, विश्वास मिलने लगता है कि अब ये मेरा साथ देंगी। मुझे जिससे घबराहट होती थी, मुझे जिससे डर लगता था, अब वो मेरी स्ट्रेंथ बन के मेरे साथ खड़ी हो जाएंगी, और मेरे साथ खड़ी हो जाएंगी तो मेरा इलाज बेहतर हो जाएगा। उनकी जो टेंशन एंग्जाइटी है वो जैसे होता है ना कि वो हवा से निकल गई, वो एकदम से रिलीज होने लग जाती है। और जब आप दोनों जने मिलके एक डॉक्टर के पास जाते हो तो इलाज हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि इलाज के दौरान कई ऐसी चीजें भी होती है जिसे सेक्स थेरेपी या कपल थेरेपी कहा जाता है, जहाँ पे दोनों का होना बहुत जरूरी कंसीडर किया जाता है। सो आज
आज के दिन के बाद यदि किसी के भी हस्बैंड या बॉयफ्रेंड को सेक्स की कोई समस्या आ रही है तो जो गलतियां आप करते आ रहे हैं उनको छोड़ के जो सही चीजें हैं इनको अपनाइए, और यदि मदद की जरूरत हो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कॉन्टेक्ट। Hello dear friends, I am Dr. Ritu Sethi, Director, Cloud9, Sector 14, Gurgaon. ओके सो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये एक ऐसा सवाल है जो मैं देखती हूँ कि बहुत सारे कपल्स मेरे पास आते हैं, या यूजुअली ये लोग इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं कि उनको समझ नहीं आता है, लेकिन मुझे लगता है आपकी गायनोकोलॉजिस्ट इज़ द बेस्ट पर्सन जो आपको इसके बारे में प्रॉपरली गाइड करेंगे। मोस्टली मैंने देखा है सेक्सुअल डिज़ायर या लिबिडो कपल्स के बीच में कम होने का बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है स्ट्रेस। या तो आप स्ट्रेस्ड आउट है अपने वर्क प्लेस के लेके या रिलेशनशिप्स को लेके, या आपके माइंड में इतना तनाव है दैट यू आर नॉट एबल टू गेट इंटीमेट, या फिर जब आप इंटीमेट हो रहे हैं तो यू फील दैट देयर इज़ समथिंग लैकिंग। अगेन इन केस आपको आपस में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं तो भी आपको सेक्सुअल डिज़ायर बहुत कम रहती है। इतना ज़्यादा मानसिक तनाव आपस में होना और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपस में होने की वजह से ही आगे जाके यूजुअली घरों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे लोग लगातार एक चीज़ है जो पूछते रहते हैं कि इस तनाव कम होता है, टाइम कम रहता है, तो क्या कुछ करें? मतलब बहुत सारे इलाज ले लिए, दवाई खा ली, बहुत कुछ कर लिया, कुछ नहीं होता, भस्म ले ली, पुड़िया ले ली। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यदि आपको कुछ सेक्स संबंधित प्रॉब्लम है, कुछ कमजोरी है, सेक्सुअल डिसफंक्शन है, तनाव कम रहता है, टाइम कम रहता है, एनर्जी नहीं लगती है, आप सेक्स को नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं, नहीं सस्टेन कर पा रहे हैं, तो देखो आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, समस्या हो सकती है। यदि हमारा हाथ कमज़ोर हो सकता है, दिमाग कमज़ोर हो सकता है, पैर कमज़ोर हो सकते हैं, तो हमारा पेनिस भी कमज़ोर हो सकता है और हमारे अंदर सेक्सुअल स्ट्रेंथ भी कम हो सकती है। तो सबसे पहले तो आप इसको स्वीकार करिए, एक्सेप्ट करिए। दूसरे लेवल पे ये है मेरी तरफ से आपको सलाह कि नीम हकीम खतराए जान, इनसे बचिए। पुड़िया, तेल, XYZ दवाई ये सब मत लीजिए। पहले अपनी समस्या को आप खुद समझने की कोशिश करिए और डॉक्टर को समझने दीजिए। आप इस पर डिटेल डिस्कशन करिए डॉक्टर से, और कोई संकोच मत करिए, शर्माइए मत, घबराइए मत। आप जाके डॉक्टर से मिलिए और प्रॉपर्ली अच्छे से बात करिए। दूसरे लेवल पे मैं आपको सलाह दूंगा कि जो आप ये भस्म, पुड़िया, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, ये आप सोशल मीडिया पे जो चीज़ें देख के लेते हो कि भाई ये दवाई खा ली तो लिंग इतना मोटा हो गया, इतना लंबा हो गया, इतना सेक्स टाइम बढ़ गया, इतने मिनट हो गया। इवन मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि मतलब एक डॉक्टर साहिबा जो आपने को सेक्स काउंसलर और सेक्स थेरेपिस्ट डॉक्टर एज ए प्रेजेंट करती हैं वो। अब मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं जानता उनके बारे में, लेकिन उनका कहना है कि भाई 20 मिनट टाइम हो सकता है, 30 मिनट टाइम हो सकता है, या 40 मिनट टाइम हो सकता है। केवल एक मैंने एग्जांपल दिया है, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो आपको बहुत सारी इस तरह की दवाइयाँ बताते हैं। तो पहले तो आपको रियलिस्टिक होना है, सच को समझना है, सही को समझना है। पॉर्न स्टार जिस तरीके से सेक्स करते हैं, या वहाँ पे जो एक मॉडल पॉर्न मूवी में कट लगा के वो बार बार जो सेक्स करते हैं, वो रियल में सेक्स नहीं होता है, वो एक एडिटिंग है, वो एक कट है, वो एक पॉर्न की दुनिया है, वो एक इमेजिनेटरी हॉलीवुड बॉलीवुड वाली दुनिया है। रियल में, रियलिस्टिक में ऐसे सेक्स होता ही नहीं है। और पेनिस ना इतना लंबा होता है, ना इतना मोटा होता है, और जो फीमेल्स के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, वेजाइना होता है, वो इतने गोरे, इतने क्लीन, इतने सुंदर नहीं होते। तो पहले आप रियलिस्टिक बनिए, रियलिटी में आने की कोशिश करिए। अब मैं आता हूँ कि समस्या क्या है। समस्या है आपकी सोच में, क्योंकि आप इल्यूजन में हैं, आप एक इमेजिनेटरी दुनिया में हैं, और आप ऑब्सेस हो गए हैं सेक्स को लेके। कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा ऑब्सेस हैं कि आप नॉर्मल हो ही नहीं पा रहे हैं, आपको नॉर्मल चीज़ें पता ही नहीं लग रही हैं। अब दूसरे नंबर पे कुछ प्रॉब्लम्स बेसिकली हो सकती हैं, जैसे कि आपका लिंग का कमज़ोर होना, पेनिस साइज़ कुछ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, मोटा पतला भी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। लेकिन हाँ, ऐसा कई बार देखा जाता है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से मतलब पूरी तरह से टाइट नहीं होता है, तनाव नहीं आता है। एंजाइटी हो सकती है, और फियर हो सकता है, परफॉर्मेंस प्रेशर हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। फिर एक मेडिकल रीज़न, क्लिनिकल रीज़न हो सकता है। आपको डायबिटीज़ हो सकती है, शुगर जिसे हम कहते हैं, मधुमेह, आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको कोई डेफिशिएंसी हो सकती है, लाइक विटामिन B12 D डेफिशिएंसी हो सकती है, कोई हार्मोनल डेफिशिएंसी हो सकती है। ये भी कारण होते हैं। या फिर आपको दूसरे कुछ हमारे बायोकेमिकल कंपोनेंट्स हैं, उनकी कमी हो सकती है। नाइट्रिक ऑक्साइड आपको कम हो सकता है, और जो सेक्स हार्मोन्स हैं उसका सिक्रीशन कम हो सकता है। तो ये सब चीज़ें एक डॉक्टर से डिस्कस करके समझनी होंगी। अब इसके बाद ये आता है कि भाई आखिर फिर इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो, आप अपने लेवल पे जो सॉल्यूशन रख सकते हो वो मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ। एक, आप सेक्स की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा कम कर लीजिए। मतलब 3 दिन में लगभग 72 आवर्स में एक बार सेक्स करिए, पहली बात। दूसरी बात, परफॉर्मेंस के प्रेशर को हटाइए। टाइम घड़ी मतलब कोई क्लॉक लगा के या कोई टाइम देख के तो सेक्स नहीं करता। आप ये 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का चक्कर अपने दिमाग से निकालिए। फिर एक जो फियर है उसको आप हटाइए।
तीसरा, फिर अपने पार्टनर के साथ आप थोड़ा सा ना टाइम गुजारिए, चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करिए। जब तक आप दिमागी रूप से कनेक्ट नहीं होंगे अपने पार्टनर के साथ, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। क्योंकि यदि सेक्स को आप मैकेनिकल रूप से आप परस्यू कर रहे हो तो फिर आप अच्छे से सेक्स नहीं कर पाओगे। सेक्स एक नेचुरल रिएक्शन होना चाहिए। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि फोर प्ले को आप लंबा करिए, फोर प्ले के दौरान सेक्स हो जाना चाहिए, मतलब ड्यूरिंग सेक्स को प्लानिंग मत करिए आप। अभी आपको क्या करना है कि आप फोर प्ले को प्लानिंग करिए, हगिंग, टचिंग, किसिंग, आप उसमें एक फ्लो में जाइए, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करिए और एक दूसरे को हेल्प करिए, एक दूसरे को सपोर्ट दीजिए। बहुत सारे केसेस में मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा करिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में से मेरा कहने का मतलब है कि वो इंसान अपनी पार्टनर के साथ सेक्स नहीं परफॉर्म करता या सेक्स परफॉर्म नहीं कर पाता है, उतना ड्यूरेशन नहीं लगता है। लेकिन वही इंसान जहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जिसके साथ होता है, तो एक रिसर्च के अनुसार जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसके साथ वो इंसान अच्छे से सेक्स परफॉर्म कर पा रहा होता है या सेक्स परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो अपने पार्टनर के साथ प्रॉपर्ली अच्छे से सेक्स नहीं परफॉर्म कर पा रहा। तो इसको आप मानसिक शारीरिक कमजोरी मानेंगे या फिर इसको आप एक कनेक्शन, एक एस्टेब्लिशमेंट, एक अट्रैक्शन, एक कनेक्टिविटी या प्रॉपर फोर प्ले मानेंगे? देखो, यदि प्रॉपर फोर प्ले है, आप रियलिस्टिक हो, आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो और आपको ये बात समझ है कि भाई 2 से 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट ही मैक्सिमम सेक्स का टाइम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फीमेल कैन सेटिस्फाई इन ए फ्रैक्शन और फीमेल कैन नॉट बी सेटिस्फाई इन 10 मिनट्स। या कई बार होता है कि फ्रैक्शन में फीमेल डिस्चार्ज हो जाती है, आप एक फ्रैक्शन में डिस्चार्ज हो जाते हो, और कई बार आप 5, 10, 15 मिनट में भी नहीं होते। आप सोच रहे होंगे साइकोलॉजी का इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से क्या लेना देना। जब पुरुष कुछ बार स्ट्रेस में होते हैं, स्ट्रेस का कारण या तो ऑफिस में बॉस का प्रेशर हो या रिलेशनशिप के झगड़े, या तो कुछ एनवायरमेंटल में अनकंफर्टेबल होना, या फिर बहुत नींद आना, या और कोई भी कारण जिसके कारण कुछ बार इरेक्शन ठीक से नहीं हुआ होता है, तो मेल जब नेक्स्ट टाइम सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करने जाते हैं तो उनमें परफॉर्मेंस एंजाइटी, परफॉर्मेंस प्रेशर होने लगता है। अब ब्रेन एक टाइम पे एक ही थॉट के बारे में सोच सकता है, या तो प्लेजर के बारे में, या डर के बारे में, या तो सेक्सुअल फैंटेसीज के बारे में, या उस डर के माहौल के बारे में। अगर डर का माहौल हुआ होता है तो बॉडी में से एड्रेनालिन का रश शुरू होने लगता है। एड्रेनालिन इरेक्शन शुरू रखने में या उसको मेंटेन रखने में बाधा डालने लगता है। अगर रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज या झगड़े हो रहे हो तो भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकते हैं। डिप्रेशन में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसी तरह जिनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो उनमें कंटिन्यूअस स्ट्रेस के कारण डिप्रेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। न्यूरोटिक पर्सनालिटी और माचो बिलीफ में भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। क्या आप बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं तो इसकी वजह से क्या आपके लिंग में तनाव नहीं आएगा? कहाँ तक ये बात सही है, कहाँ तक इसका जस्टिफिकेशन है, और क्या करना चाहिए ताकि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ना हो, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता और मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ। पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए, मैं बात कर रही थी कि मास्टरबेशन, हस्तमैथुन करना या पॉर्न देखना, इसका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से कितना लेना देना है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर आपका जो लिंग है उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए या सेक्स करने के लिए इतना तनाव ही नहीं रहता कि आप उसे अच्छे से एंजॉय कर सकें। ऐसे में आपका पार्टनर कंप्लेन करने लगता है कि आपका टाइम बहुत कम है और तनाव जल्दी चला जाता है, तो आप स्ट्रोक्स मतलब आप पेनिट्रेशन कैसे करेंगे। अब अगर आप मास्टरबेशन अभी करते हैं तो क्या आपको शादी के बाद कोई प्रॉब्लम होने वाला है? क्योंकि आप एक्सेसिवली मास्टरबेट कर रहे हैं तो अब इरेक्शन का प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या ये सही है? नो, द आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। हमेशा ये मैं अपनी हर वीडियो में बताती आई हूँ कि मास्टरबेशन का कोई भी साइड इफेक्ट या नुकसान नहीं है। अगर आप हैप्पीली मास्टरबेट करते हैं, आपकी बॉडी में कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आप मेंटली खुश हैं, साथ साथ आपको किसी भी तरीके से वीकनेस फील नहीं होती है, एंजाइटी नहीं होती है, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं, सो मास्टरबेशन हैज नो साइड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। अगर आपके अपने पार्टनर के साथ रिलेशन ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तब भी आपको सेक्सुअल वीकनेस हो सकती है। नेक्स्ट है नॉन कोऑपरेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट। अगर आपका फीमेल पार्टनर आपको सेक्सुअल एक्ट के दरमियान आपको पूरी तरह से असिस्ट नहीं करता, आपको पूरी तरह से कोऑपरेट नहीं करता, तब भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकती है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अंडर स्ट्रेस। बहुत से जो मेल्स होते हैं वो जब भी परफॉर्म करने के लिए जाते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं कि आज हमने इतना टाइम जो है स्पेंड करना है, आज हमने रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हार्डनेस प्रोड्यूस करनी है। तो दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अंडर स्ट्रेस। जब वो स्ट्रेस के अंडर परफॉर्म करते हैं एंड अगेन दे फेल। नेक्स्ट है मेंटल एंड बॉडी फटीग। अगर आपका रोजमर्रा का काम या डेली रूटीन में जो अगर आपको मेंटल
स्ट्रेस बहुत रहता है या आपकी बॉडी फटीग बहुत ज़्यादा होती है, तब भी आप अच्छी तरह से परफॉर्म ना करने की वजह से आपको सेक्सुअल वीकनेस जो है वो एक्सपीरियंस हो सकती है या आपको फील हो सकती है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, वो है बैड ओडर फ्रॉम योर फीमेल पार्टनर। या तो आपको अपने फीमेल पार्टनर के मुंह से या उसकी बॉडी से अगर बैड स्मेल आती है तो ये एक बहुत बड़ा कारण है सेक्सुअल वीकनेस का या इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। हाय एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर इमरान। आज मैं आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है मर्दों में और आजकल बहुत ज़्यादा देखने को नज़र आ रही है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि क्यों होती है और इसके क्या मुनासिब इलाज मौजूद हैं। देखिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन आसान ज़बान में अगर कहूँ कि जब एक मर्द या तो इरेक्शन उसको आता ही नहीं, या आता है तो वो उतनी देर उसको मेंटेन नहीं कर पाता कि एक प्रॉपर सेक्स कर सके। मतलब इरेक्शन आता है पर वो उतनी देर रुक नहीं पाता, या फिर इरेक्शन आता ही नहीं है। असल वजह जो अब तक साइंटिफिक रिसर्च से हमने देखी है, जो समझ में आता है कि ये क्यों होता है, बेसिकली जब आपके ऑर्गन में ब्लड सप्लाई वीक हो जाए, जब आपके पेनिस में प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना हो किसी भी वजह से, बैकग्राउंड में वो कौन सी प्रॉब्लम है, अगर वो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती तो इरेक्शन या तो वीक हो जाता है या बिल्कुल नहीं आता है, या ठीक होता है लेकिन एक लंबे टाइम तक या सही टाइम तक जब तक प्रॉपर सेक्स हो सके वो रुक नहीं पाता। अब इसके कारण पे आते हैं कि ये क्यों होता है। देखिए, मोटी मोटी इसकी कुछ वजह जो हमने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखी हैं और अक्सर हमें नज़र आती हैं, तो उसमें कुछ ख़ास वजूहात वो ये हैं, जैसे कुछ दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका बीपी हाई रहता है और आप उसके लिए कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, या आप शुगर पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, या आप एपिलेप्टिक हैं, एपिलेप्सी के लिए आपकी लंबे समय से कुछ दवाइयाँ चल रही हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। कभी कभी ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी होता है, जैसे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत पुअर हों, आप बहुत अच्छी तरह से अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट ना कर पाते हों, या बैकग्राउंड में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हों जो आप दोनों के रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करती हों। एक वजह होती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की कि जहां सिर्फ आपका मन इन्वॉल्व होता है, आपकी दिमागी, आपकी मानसिक स्थिति, आपकी मानसिक कंडीशन इन्वॉल्व होती है। मसलन जानिए, आप लंबे टाइम से एंजाइटी के शिकार हैं, टेंशन के शिकार हैं, आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, आप डिप्रेशन के शिकार हैं, या आपकी प्रीवियस हिस्ट्री में डिप्रेशन रहा है, या कोई साइकोलॉजिकल मानसिक बीमारियां रही हैं, या अभी आप बहुत वर्कलोड से गुजर रहे हैं। इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, या परफॉर्मेंस एंजाइटी है, आप पार्टनर के पास जाते हुए डरते हैं, या आपको वहां सेक्स शुरू करने से पहले मन के अंदर एक ये भावना पैदा हो जाती, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मुझसे हो पाएगा, क्या मैं अच्छा सेक्स कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता, क्या मेरा पार्टनर मुझसे सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं मैं इसके सामने नामर्द साबित हो जाऊंगा, मेरी मर्दानगी कहीं खराब तो नहीं हो जाएगी। इस तरह के ढेर सारे सवालात अगर हैं और ये चीजें हैं, तो इसे बोलते हैं साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है, क्यों होता है और इलाज क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं एक सीनियर साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ और बात करने जा रहे हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में। कई बार एक टर्म यूज़ किया जाता है हिंदी में, नपुंसकता, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए, जो कि एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है, क्योंकि ये शब्द से ऐसा लगता है कि इंसान में कुछ कमी है या फिर कुछ ऐसी दिक्कत है जो कि ठीक नहीं हो सकती, जो कि बिल्कुल भी गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आखिर होता क्या है? इरेक्शन क्या होता है? जब भी कोई इंसान सेक्सुअली एक्साइटेड होता है या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स की तरफ जा रहा होता है, तो उसका जो लिंग होता है, जो पीनिस होता है, उसमें हार्डनेस आती है, टाइटनेस आती है, जिसको हम इरेक्शन बोलते हैं। और इरेक्शन होती कैसे है? जब भी इंसान सेक्सुअली एक्साइटेड होता है तो पीनिस में ब्लड का फ्लो इंक्रीज होता है, जिससे कि ये टाइटनेस या फिर हार्डनेस आती है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में 3 चीज़ें हो सकती हैं। पहली, या तो इरेक्शन होता ही नहीं है, बिल्कुल भी इरेक्शन नहीं आया तो चीज़ आगे बढ़ ही नहीं पाई। दूसरी, इरेक्शन आया तो, हार्डनेस आई तो, लेकिन जब सेक्स करने का प्रयास किया गया, पीनिस को वेजाइना में इंसर्ट करने का या डालने का प्रयास किया गया, तो इरेक्शन इतनी नहीं बची कि अंदर आप इंसर्ट कर पाएँ। और तीसरी की इरेक्शन आया भी, सेक्स स्टार्ट भी हुआ, लेकिन बीच में इरेक्शन खत्म हो गया और सेक्स कंप्लीट नहीं हो पाया, बीच में ही पीनिस में इरेक्शन का लॉस हो गया। इन तीनों ही कंडीशंस को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोला जाता है। तो आखिर ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्यों है? देखिए, आमतौर पे 3 मेजर कारण हो सकते हैं। पहला ये कि जो ब्लड वेसल ब्लड लेके जा रही है, जिससे थ्रू ब्लड जा रहा है, उसमें कहीं पे ब्लॉकेज हो रहा है। आपका जो ब्लड वेसल है, मान लीजिए वो एक पाइप की तरह है, और उस पाइप के अंदरूनी सरफेस पे मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं मेडिकल भाषा में, जिसकी वजह से वो पाइप का जो ल्यूमन है, जो उसका डायमीटर है, वो पतला हो जाता है, संकरा हो जाता है, तो ब्लड फ्लो ही नहीं हो पाता। इस वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। ये आमतौर पे उन लोगों में पाया जाता है जिनमें कई सालों से डायबिटीज़ की दिक्कत है, या हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, या जो स्मोकर्स हैं, बहुत स्मोक करते हैं। एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो इरेक्शन करवाने के लिए जो नर्व्स हैं, जो कि इरेक्शन को कंट्रोल करती हैं, उनका डिस्फंक्शन। अगेन, जिन लोगों को डायबिटीज़ कई सालों से रहा है, या बीपी की दिक्कत रही है, या शुगर बहुत हाई रहा है, या फिर स्मोकिंग करते हैं,
उनमें नर्व्स की दिक्कत हो सकती है। और एक तीसरा कारण होता है जहाँ पे शरीर तो ठीक है, लेकिन शरीर ठीक होने के बावजूद भी इरेक्शन ठीक से नहीं हो रहा है। कई बार इसको साइकोजेनिक ईडी कहा जाता है या परफॉर्मेंस एंग्जाइटी कहा जाता है। तो उस वाले थर्ड केस में होता क्या है कि शरीर तो ठीक है, लेकिन सेक्स का एक रिदम नहीं बन पाया है। इन लोगों में अक्सर पाया जाता है कि इन्होंने जब पहली बार या दूसरी बार सेक्स किया था तो ठीक से हो नहीं पाया था, क्योंकि थोड़ा घबराहट हो गई थी, तो इरेक्शन का लॉस हो गया था। और अब ये हर बार जब प्रयास करते हैं सेक्स करने का, तो जो फोकस है वो पार्टनर के ऊपर जाने की जगह इस बात पे चला जाता है कि इरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, इरेक्शन तब होता है जब इंसान सेक्सुअली एक्साइटेड होता है। सेक्सुअल एक्साइटमेंट लीड्स टू इरेक्शन। अगर सेक्सुअल एक्साइटमेंट की जगह इंसान को एंग्जाइटी होना शुरू हो जाए कि इरेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरी पार्टनर क्या सोचेगी, वो मेरे बारे में क्या अपना ओपिनियन बनाएगी, इस टाइप के थॉट्स अगर दिमाग में आने लगेंगे तो एक्साइटमेंट की जगह एंग्जाइटी हो जाती है, और एंग्जाइटी में इरेक्शन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इसको साइकोजेनिक ईडी बोला जाता है। अक्सर हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको मॉर्निंग इरेक्शन, सुबह सवेरे इरेक्शन होता है या नहीं होता है। उसका एक ही कारण है कि अगर आपको बीपी या शुगर या फिर नर्व्स की डैमेज या फिर ब्लड वेसल की डैमेज की वजह से ईडी हो रहा है, तो मॉर्निंग इरेक्शंस भी खत्म हो जाएंगे या फिर बहुत खराब हो जाएंगे। और अगर शरीर ठीक है, सिर्फ साइकोजेनिक ईडी हो रहा है, तो मॉर्निंग इरेक्शंस कम से कम ठीक रहते हैं। मैं हूँ डॉक्टर विजयन गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली, इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट मतलब पुरुषों का विशेषज्ञ, मतलब कि मर्दों का डॉक्टर। और मैं मर्दों की हर प्रॉब्लम का एक प्रॉपर साइंटिफिक इलाज करने की कोशिश करता हूँ, उनको साइंटिफिक इलाज देने की हिम्मत रखता हूँ। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की ग्रेडिंग में सबसे पहले आता है माइल्ड ईडी। माइल्ड ईडी मतलब कि जो बिल्कुल शुरुआती ईडी है। माइल्ड ईडी के अंदर कॉजेज होते हैं स्ट्रेस, टेंशन, साइकोजेनिक। माइल्ड ईडी में कॉजेज होते हैं स्मोकिंग कर रहे हो, माइल्ड ईडी में कॉजेज होते हैं माइल्ड हार्मोनल डिस्टर्बेंस, माइल्ड ईडी में कॉजेज होते हैं कि बहुत ज़्यादा सेक्स कर लिया, बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन कर लिया। तो माइल्ड ईडी मतलब ऐसा ईडी जो बिल्कुल मामूली है। इसमें मरीज़ को या तो मॉर्निंग इरेक्शन है, सुबह जब उठता है तो इरेक्शन नहीं आएंगे तो ढीले ढाले होंगे। पर जब मरीज़ पॉर्न देखता है, अपनी गर्लफ्रेंड को मिलता है, अपनी वाइफ से बात करता है, पेशेंट का इरेक्शन आता है। कॉजेज बहुत कॉमन होते हैं इसमें, स्ट्रेस बहुत कॉमन है, थोड़ा हार्मोन डिस्टर्बेंस, वेट गेन, वेट लॉस, स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा वर्क का स्ट्रेस हो गया, काम की दिक्कत हो गई, इन सबसे होता है। तो इसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा डॉक्टर से मिलने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। पेनाइल मसाज कीजिए, कीगल एक्सरसाइज कीजिए, डॉक्टर से मत मिलिए, अच्छा मल्टीविटामिन यूज़ कीजिए, स्मोकिंग कर दो छोड़ दीजिए, अपनी नॉर्मल जो सप्लीमेंटेशन एल-आर्जिनिन की स्टार्ट कीजिए, आप मोस्ट प्रॉब्ली ठीक हो जाएंगे। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसे ईडी, नपुंसकता या इम्पोटेंस के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत ही कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम है। अगर आपको इरेक्शन अटेन करने में कोई दिक्कत होती है, या फिर इरेक्शन अटेन तो हो जाता है बट मेंटेन नहीं होता, या फिर इरेक्शन की क्वालिटी या हार्डनेस प्रॉपर नहीं होती, तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। एक नॉर्मल इरेक्शन अटेन करने के लिए पीनिस में ब्लड फ्लो प्रॉपर होना चाहिए, और उस ब्लड को थोड़े टाइम के लिए पीनिस में ठहरना भी चाहिए, जिससे कि इरेक्शन मेंटेन हो पाए। अगर ये ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो रहा है या फिर ब्लड बैक फ्लो हो रहा है, तो इरेक्शन की हार्डनेस या इरेक्शन की क्वालिटी लूज हो सकती है। इसके कारण दो कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं, फिजिकल यानी कि शारीरिक, और साइकोलॉजिकल यानी कि मानसिक। यंगर एज ग्रुप में मोस्ट कॉमनली साइकोलॉजिकल कॉजेज पाए जाते हैं, जबकि ओल्डर एज ग्रुप या एल्डरली पॉपुलेशन में फिजिकल कॉजेज मोस्ट कॉमनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ईडी के लिए। साइकोलॉजिकल कॉजेज में मोस्ट कॉमन है स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस या तो एवरीडे लाइफ के वर्क इश्यूज, पर्सनल लाइफ स्ट्रेस के कारण से हो सकता है, या फिर स्ट्रेस हो सकता है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू सेक्स एंड सेक्सुअलिटी। इस पर्टिकुलर कैटेगरी में देखा जाता है कि कुछ लोग सेक्स को लेकर इतना टेंस हो जाते हैं कि उस कारण से उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लगता है। इसके अलावा डिप्रेशन और एंजाइटी, जो कि आजकल के यूथ में बहुत कॉमन है, ये दोनों भी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिजिकल कॉजेज, जो कि मोस्टली एल्डरली पॉपुलेशन में पाए जाते हैं, उसमें मोस्ट कॉमन है हार्ट कंडीशंस एंड ब्लड प्रेशर। क्या कारण है जिसकी वजह से ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है? तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इजीली समझ में आए, इसके लिए इन कारणों को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है फिजिकल, यानी कि शारीरिक अगर कुछ प्रॉब्लम है आपको, शरीर में आपके अगर कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, अगर प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट की सर्जरी आपने की है, इस तरह के जो फिजिकल समस्याएं है, शरीर से रिलेटेड बीमारी अगर है, तो वो एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण इसमें होता है मेंटल, या फिर जिसे हम कहेंगे मानसिक अगर कुछ समस्या है, तो ये भी कारण हो सकता है। जैसे स्ट्रेस है, किसी भी वजह से आपको स्ट्रेस आया है, कोई रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स है, पति पत्नी की अच्छे से नहीं बनती है, या घर में कुछ प्रॉब्लम है, और किसी भी झगड़े की वजह से, किसी भी समस्या की वजह से आपकी ज़िंदगी में अगर स्ट्रेस है, तनाव है, इससे भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। तीसरा जो इसका कारण होता है, उसे हम कहेंगे कुछ आदतें होती हैं।
जैसे टोबैको की अगर आपको आदत है, तंबाकू खाने की आदत है, स्मोकिंग की हैबिट आपको है, तो ये भी कारण हो सकता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तीसरी चीज़ है नींद। आपको 7 घंटे की नींद अच्छी, जिसके बाद में आप फ्रेश हों, ज़रूर चाहिए। एक 2017 का एक रिसर्च पेपर है जिसके अंदर ये देखा गया कि जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, आजकल बहुत कॉल सेंटर्स में बहुत आईटी प्रोफेशनल्स नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, वो अमेरिका के हिसाब से अपना टाइम तो शिफ्ट कर लेते हैं, अमेरिकन्स की मौज है, और यहाँ पर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। आप आईटी इंडस्ट्री में अगर जाएंगे या आप देखेंगे कॉल सेंटर्स में बहुत ज़्यादा इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, और जो नाइट शिफ्ट में होते हैं उनका सर्केडियम रिदम मतलब हार्मोनल पैटर्न बदल जाता है, जिस वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। दूसरी चीज़ देखा गया है कि अगर नींद प्रॉपर ना हो तो टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। अगली चीज़ है स्ट्रेस रिडक्शन। स्ट्रेस को कम करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस कंट्रीब्यूट बहुत बड़ी तरह से करता है, स्पेशली क्रॉनिक स्ट्रेस, टेस्टोस्टेरोन को डाउन करने के लिए, और ये सेक्स की इच्छा के साथ में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कर देता है।